हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में हम लोग ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ इन 6th सेंचुरी BC, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग और लगभग सभी राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में यह विषय दिया गया है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भी यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस विषय पर हम एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, आर्थिक परिवर्तन एवं विकास के दृष्टिकोण से ईस्वी पूर्व 6ठी सदी का काल काफ़ी महत्वपूर्ण था। वस्तुतः इसी काल में अर्थव्यवस्था ने मूर्त रूप धारण किया, जिसके आधार पर आगे आने वाले वर्षों में इसका विकास होता रहा। इस काल में उत्तर वैदिक कालीन लगभग निर्वाह स्तर की जो अर्थव्यवस्था थी, वह इस काल में एक बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में बदल गई। यह कुछ तकनीकी एवं अन्य परिवर्तनों के कारण संभव हुआ। इस काल की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कृषि पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कृषि जो है सो अर्थव्यवस्था का आधार होती है, क्योंकि मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्यकता है वह खाद्यान्नों की आवश्यकता है। तो इस काल में कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए, सबसे पहले हम लोग उस पर एक नज़र डालते हैं। तो इस काल में कृषि क्षेत्र में अत्यधिक अधिशेष उत्पादन की प्रवृत्ति विकसित हुई। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा है कि उत्तर वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था थी वह निर्वाह स्तर की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन इस काल में इसमें परिवर्तन हुआ और अधिशेष उत्पादन वाली कृषि व्यवस्था इस काल में विकसित हुई। तो इसके कारण थे, जो इसके प्रमुख कारण थे उसे देखें हम लोग। तो इस काल में लोहे के उपकरणों का प्रयोग वनों को काटकर कृषि भूमि के विस्तार तथा जुताई एवं फसलों की कटाई के लिए होने लगा। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के क्षेत्रों में प्रारंभ हुई, लेकिन यह प्रक्रिया जो थी क्रमिक रूप में हुई होगी, क्योंकि पुरातात्विक खुदाइयों में कृषि उपकरणों की कम संख्या प्राप्त हुई है, जो बाद के काल में बढ़ती गई है। तो इस काल में कृषि क्षेत्र में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था और धीरे धीरे इसका प्रयोग जो है सो अधिक मात्रा में होने लगा, क्योंकि पुरातात्विक खुदाइयों में कृषि उपकरण इस काल में कम मिलते हैं, जो बाद के वर्षों में बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा जो परिवर्तन हुआ इस काल में कि इस काल से धान की रोपण प्रणाली की शुरुआत हुई। रोपण प्रणाली अर्थात खेतों में जल जमा करके पौधों को रोपना, चावल के पौधों को, धान के पौधों को रोपना। तो रोपण प्रणाली में उत्पादन काफ़ी बढ़ जाता है। तो रोपण प्रणाली की इस काल में शुरुआत होने से उत्पादन में बढ़ोतरी होने लगी। तीसरा कि बौद्ध और जैन सदृश धर्मों द्वारा पशुबलि प्रथा के खिलाफ उठाए जाने वाले आवाज़ से आंशिक ही सही इस पर रोक लगने से पशुओं का उपयोग कृषि कार्यों में बढ़ गया। तो कृषि क्षेत्र में ये जो 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, तो इसका प्रभाव यह हुआ कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा। आइए इसे आगे देखते हैं। इसका परिणाम हुआ कि कृषि क्षेत्र में अत्यधिक अधिशेष उत्पादन होने लगा। इस प्रकार अत्यधिक उत्पादन से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई एवं साथ ही महाजनपदों एवं साम्राज्यों की स्थापना भी संभव हुई, क्योंकि जब आर्थिक विकास होता है
तभी उससे करों को वसूल करके साम्राज्य बनते हैं या राजतंत्र जो होता है वह मजबूत होता है। तो इस काल में जैसा कि आपको पता है कि जन से जनपद बनने की क्रिया तो वैसे उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हो गई थी। तो यह काल महाजनपदों का था। महाजनपदों का निर्माण हुआ और बड़े बड़े साम्राज्य भी स्थापित हुए थे। राजकीय प्रयासों से बढ़ी हुई जनसंख्या द्वारा नई नई बस्तियां बसाकर एवं सुविधाएं प्रदान कर उत्पादन में बढ़ोतरी के प्रयास किए जाने लगे। समकालीन ग्रंथों में भूमि को बेचने, गिरवी रखने एवं उत्तराधिकार के रूप में देने पर पाबंदी लगाई गई है। यह इस काल में कृषि भूमि के महत्व को दर्शाता है कि इसको बेचा नहीं जा सकता था, गिरवी नहीं रखा जा सकता था और उत्तराधिकार के रूप में इसको नहीं दिया जा सकता था। अर्थात कोई भूमि परती न रहे, इस बात का खास ख्याल रखा जाता था। इस काल में दासों एवं शूद्र श्रमिकों द्वारा बड़े बड़े भूखंडों पर कृषि करवाने के संकेत पाली ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। पाली ग्रंथों से चावल के विभिन्न प्रकारों एवं अन्य फसलों के उगाए जाने के संकेत मिलते हैं। पुरातात्विक खुदाइयों में हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से इस काल में चावल के अवशेष मिले हैं। तो इस प्रकार कृषि विकास के कारण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि से भिन्न व्यवसायों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित हुआ और इस प्रकार आर्थिक विकास का आधार तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब व्यवसायों पर हम लोग नजर डालेंगे। तो इस काल में जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग भिन्न भिन्न व्यवसायों में संलग्न हो गया। समकालीन जातक कथाओं में 18 प्रकार के शिल्पों का पता चलता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है और प्रारंभिक परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा भी जाता है। तो आप जान लें कि जातक कथाएं जो बुद्ध काल से संबंधित हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं, उसमें 18 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख है और इनमें से 4 शिल्पों को गिनाया गया है। ये जो 4 शिल्पकार समूह जो हैं, लुहार हैं, बढ़ई हैं, चर्मकार है तथा चित्रकार। तो ये 4 शिल्पों के नाम गिनाए गए हैं जातक कथाओं में। वैसे कुल मिलाकर इसमें 18 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। ये विभिन्न शिल्पकार जो थे वो समूहों में संगठित होकर के स्वयं को एक निश्चित स्थान से उन्होंने अपने आप को संबद्ध कर लिया। जैसे वैशाली के सद्दलपुत में 500 कुम्हारों की दुकानें थी। यह सद्दलपुत वैशाली में था और यहाँ पर जातक कथाओं से पता चलता है कि यहाँ 500 कुम्हारों की दुकानें थी। तो इस प्रकार इस सद्दलपुत में कुम्हारों ने अपनी बस्तियां बसा ली थी। वे अस्थायी रूप से इस सद्दलपुत में बस गए थे। इसी प्रकार बनारस में हाथी दांत के कारीगरों की एक गली का उल्लेख भी जातक कथाओं में मिलता है। इन विभिन्न व्यवसायी समूहों के प्रधान होते थे। इन विभिन्न व्यवसायी समूहों के अपने नियम, कानून, परंपराएं, रीति रिवाज होने लगे जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता दी जाती थी। इन संगठनों के लिए पूग और निगम जैसे शब्दों का प्रयोग साहित्यों में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार व्यवसायियों के समूहों में संगठित होने एवं स्थानीयकरण के परिणाम स्वरूप, अर्थात एक स्थान पर बस जाने के परिणाम स्वरूप दस्तकारियों में विशेषीकरण हुआ, अर्थात स्पेशलाइजेशन हुआ। फलतः यह प्रथा वंशानुगत हो गई और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने लगी, जिससे तकनीकी विकास को भी प्रोत्साहन मिला। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब व्यापारिक विकास। तो इस काल की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण जो है इस काल में हुआ व्यापारिक विकास है, जो इस काल के संरचनात्मक विकास का परिणाम था। आइए सबसे पहले देखें कि वो संरचनात्मक विकास कौन कौन हुए थे इस काल में। तो सबसे पहला कि व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ इस काल में। ऐसे व्यापारिक मार्गों का विकास पूर्ण रूप से मौर्य काल में हुआ था, परंतु नदी मार्गों के अतिरिक्त अन्य स्थल मार्गों का उल्लेख भी पाली ग्रंथों में
प्राप्त होता है। जैसे पहला जो मार्ग था प्रमुख मार्ग, प्रथम मार्ग श्रावस्ती से प्रतिष्ठान को जोड़ता था। दूसरा श्रावस्ती से दक्षिण एवं पूर्व चलते हुए कपिलवस्तु एवं कुशीनारा होता हुआ वैशाली पहुंचता था। तीसरा प्रमुख मार्ग हिमालय की तलहट्टी से गुजरता हुआ तक्षशिला एवं श्रावस्ती को जोड़ता था। तो व्यापारिक मार्गों का विकास इस काल का महत्वपूर्ण संरचनात्मक विकास था। आगे बढ़ें। यातायात मार्गों का विकास जब हुआ, इससे व्यापारिक गतिविधियां प्रोत्साहित हुईं। दूसरा जो अवसंरचनात्मक विकास हुआ, मुद्रा पद्धति का प्रचलन। अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण इस काल की एक अन्य मुख्य विशेषता थी, जिससे विनिमय आसान हुआ, अर्थात चीज़ों का, वस्तुओं का आदान प्रदान। प्रारंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते थे और इन्हें करसापन कहा जाता था। करसापन सिक्का था जो चांदी का बना होता था। इसी प्रकार शतमान, निष्क, सुवर्ण, पाद, मासक, कान्नकी, ये जो थे मुद्राएं थी इस काल की, सिक्के थे इस काल के। तो इस काल में अनेक सिक्के प्रचलित हुए। प्रारंभ में सिक्के जो थे वह व्यापारिक संघों के द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन बाद में राजकीय प्रयासों से भी सिक्के जारी किए जाने लगे। इस काल के सिक्के आहत या पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं, क्योंकि इसे जो है सो छाप दे करके बनाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत कहा जाता था, आहत सिक्के। इन पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि इस पर अंकित होते थे। मध्य गंगा घाटी के नगरों से इस काल के आहत सिक्कों या पंचमार्ड सिक्कों के अनेकों पुंज जो है सो इस काल में प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ें। अब माप तौल का मानकीकरण। इसी प्रकार माप तौल का मानकीकरण यद्यपि मौर्य काल में पूर्ण रूप से हुआ, परंतु इस काल में भी इसकी शुरुआत हो गई थी। चौथा कि लिखने की कला का विकास भी इस काल में हुआ। इससे बही खाता रखना आसान हो गया और व्यापारिक व्यवसायिक गतिविधियां एवं करों का संग्रह इससे आसान हुआ। तो ये कुछ अवसंरचनात्मक विकास हुए इस काल में। तो इस प्रकार उपरोक्त संरचनात्मक विकास के कारण अंतः क्षेत्रीय एवं अंतर्देशीय व्यापार भी प्रोत्साहित हुआ। अंतः क्षेत्रीय व्यापार के अंतर्गत उत्पादन वैशिष्ट क्षेत्रों से, अर्थात जिन क्षेत्रों में जो क्षेत्र थे, अगर किसी खास वस्तु के उत्पादन में उन्हें विशिष्टता प्राप्त थी, तो वहाँ से वस्तुओं को अभाव वाले क्षेत्रों में पहुँचाया जाता था। इसमें गांवों एवं नगरों के बीच का व्यापार भी शामिल था। अंतः क्षेत्रीय व्यापार में जातक कथाओं में विदेशी व्यापार के भी उल्लेख मिलते हैं। इसमें बर्मा, श्रीलंका, बेबीलोन से व्यापारिक संबंधों की पुष्टि होती है। व्यापारिक उपकरण तथा औजार, व्यापारिक वस्तुओं में सूती, रेशमी वस्त्र, हाथी दांत के सामान, मिट्टी के बर्तन, धातुओं के उपकरण तथा औजार आदि शामिल थे। व्यापारी वर्ग जो था वह विभिन्न श्रेणियों में संगठित था। इनके भी अपने नियम कानून होते थे और राज्य उनको मान्यता प्रदान करते थे। तो आगे बढ़ें। अब नगरीकरण। नगरीकरण, वैसे नगरीकरण पर मैं अलग से एक अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो पहले हम लोग नगरीकरण को देखें तो इस काल के आर्थिक तथा राजनीतिक विकास ने नगरीकरण की युगांतर प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया। व्यवसायियों एवं व्यापारियों के रहने वाले स्थान एवं प्रशासनिक महत्व के स्थल जो थे वो नगरों में तब्दील होने लगे। इस काल के ग्रंथों में लगभग 60 बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है। प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे आप ध्यान से देखें कि इस काल में लगभग 60 बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 20 नगर जो थे वो श्रावस्ती के समान बड़े थे और इनमें 6 जो थे वो महानगर थे। तो ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में 6 महानगरों का उल्लेख मिलता है। ये 6 महानगर कौन थे?
राजगृह, कौशाम्बी, साकेत, चंपा, काशी, श्रावस्ती। तो ये 6 महानगर थे बुद्ध काल के या ईसा पूर्व 6ठी सदी के। परंतु इस काल के नगर एवं गांवों में फर्क जो था वो सिर्फ निवास करने वाले व्यक्तियों तथा वहां संपादित होने वाले कार्यों के आधार पर ही किया जा सकता था। अर्थात गांव में कृषक रहते थे और नगरों में व्यापारी व्यावसायिक जो समूह थे वो रहा करते थे, और कोई खास अंतर और नहीं था। नगरीकरण का स्पष्ट विकास मौर्य काल में जाकर के हुआ। यह द्वितीय नगरीकरण की, भारतीय उपमहाद्वीप के द्वितीय नगरीकरण इसे कहा जाता है। इस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा आपसे। 5वां, गणतंत्रीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था। तो जैसे राजतंत्र भी हुए थे इस काल में और गणतंत्र भी थे, और जो गणतंत्र थे वो सिंधु घाटी क्षेत्र में थे या फिर हिमालय की उपत्यका में बसे हुए थे। इसकी चर्चा मैंने गणराज्यों से संबंधित अपने वीडियो में किया है। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था पूर्ववत कबायली परंपराओं पर, अर्थात उत्तर वैदिक काल में जो परंपरा थी उसी आधार पर वहाँ की अर्थव्यवस्था पूर्ववत ही रही। जो ये विशेषताएं हैं ये इन क्षेत्रों में अर्थात गणतंत्रीय क्षेत्रों में विकसित नहीं हो सकी थी। तो दोस्तों, अगर सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में ईस्वी पूर्व 6ठी सदी के आर्थिक विकास से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इस अध्ययन सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।